नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश से समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। एक पुरानी कहावत है कि अगर आपका पेट दुरुस्त रहता है तो आप शरीर के तमाम दूसरे रोगों से बचे रहते हैं, और अगर एक बार पेट खराब शुरू होना हो जाता है तो फिर आपको कई रोग जकड़ लेते हैं। पेट को कैसे दुरुस्त रखा जाए, पेट के रोग कितने खतरनाक हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद सिंह राजपूत, जो ITM ग्वालियर हॉस्पिटल से आते हैं। वे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा एंडोस्कोपी के विशेषज्ञ भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेट से जुड़े रोग कितने गंभीर हैं और इनके उपचार की क्या क्या सुविधाएं वर्तमान में मौजूद हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल से भी इनसे कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंदर सिंह जी। डॉक्टर साहब, पहला तो ये कि जैसे कि हमारी एक बोलचाल की भाषा में या जो एक सामान्य व्यवहार है उसमें ये कहा जाता है कि भाई पेट का ख्याल बहुत ज़रूरी है रखना। ऐसा क्यों माना जाता है कि पेट से ही सारे रोगों की शुरुआत होती है? जी, क्योंकि अगर पेट हमारा सही है तो हमारी दिनचर्या सही जाती है एक्चुअली। तो इसलिए ये कहावत बोली जाती है ज़्यादातर कि अगर पेट सही है तो पूरा दिन ठीक रहता है। और इसको उल्टा करते हैं कि अगर दिनचर्या सही है तो आपका पेट ठीक ही रहेगा? मेरे हिसाब से बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर पेट खराब रहेगा तो दिनचर्या आपकी सही नहीं जा सकती है मेरे हिसाब से। सो आपका पेट पहले रहना सही है, उसके हिसाब से आप आगे, अगर आपकी बॉडी ठीक रहेगी तो आप फिर आगे काम कर पाएंगे। इसलिए जिस तरीके से आप पेट के तमाम रोगों के विशेषज्ञ हैं, किस तरह के मरीज आमतौर पर इन दिनों देखने को मिल रहे हैं आपको, और किस तरह की समस्याओं से लोग पेट की व्याधियों से जूझ रहे हैं? राइट, अभी जो मोस्ट कॉमन जो समस्याएं हैं मरीजों की, वो हाइपर एसिडिटी की सबसे ज़्यादा होती है, और छाती के दर्द की ज़्यादातर आती है कि हार्टबर्न बोलते हैं जिसे, उसकी ज़्यादातर आती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पित्त बोलते हैं। और वॉमिटिंग्स हो गए, जिसको उल्टियाँ वगैरह बोलते हैं कि उल्टियाँ काफ़ी आती हैं, और स्पेशली यंग फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा ये पाया जाता है। वो ये होता है। और बाकी के जो पेट के सिम्टम्स लोग ने, तो अब पेन, जो अब्डोमिनल पेन है वो हो गया, और कॉन्स्टिपेशन हो गया जिसको कब्जियत भी बोलते हैं, और लूज मोशंस, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर हम और सिम्टम्स की इसके ऊपर बात करें तो मुंह से उल्टी आना, खून की उल्टी आना, या तो लैट्रिन से खून आना, या तो लैट्रिन से काले कलर की लैट्रिन होना किसी को, तो ये संकेत करता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं से खून का रिसाव हो रहा है। तो इस दौरान सबसे ज़रूरी है कि आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बारी बारी से इन पर बात करेंगे। एक बड़ा कॉमन वर्ड इन दिनों बोलचाल की भाषा में सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग हाइपर एसिडिटी के शिकार होते हैं। हाइपर एसिडिटी क्या है? इसको पूरा प्रश्न को ही फ्रेम कर लेते हैं कि हाइपर एसिडिटी की शुरुआत कैसे होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और एक बार होने के बाद फिर इससे बचाव क्या है, उपचार क्या है? हाइपर एसिडिटी के ऐसे कोई प्रमुख के कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो कारण होते हैं वो दिनचर्या ठीक नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि टू लॉन्ग फास्टिंग, कोई ज़्यादा व्रत रख रहा है, काफ़ी टाइम से उसने कुछ खाया नहीं है, उस चीज़ से ज़्यादातर होता है। और कोई स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता है, हॉट चीज़ हो गई, जैसे कोई कॉफ़ी कंटिन्यू पी रहा है, चाय मोस्ट कॉमन हो गई, जो चाय पीते हैं लोग, उनमें ये हो गया। तो इन सब समस्याओं में ज़्यादातर हाइपर एसिडिटी पाई जाती है। और इसको अगर एक कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, कि आप सुबह में टाइम पे उठिए, और उस रूटीन को मेंटेन करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कि उस पर हमें कंटिन्यू चलना है। राइट। अच्छा, एक बार हाइपर एसिडिटी मान लीजिए किसी को हो जाती है डॉक्टर साहब, तो फिर उसमें कौन कौन से लक्षण सामने आने लगते हैं? सबसे ज़रूरी लक्षण है कि हल्का हल्का दर्द होता रहता है पेट, छाती के नीचे, पेट के मतलब ऊपर वाले भाग में आप बोल सकते हैं कि उसमें कंटिन्यू दर्द रहता है। और किसी किसी को ये खाना खाने के बाद तुरंत हो जाता है, किसी किसी को 1-2 घंटे के बाद होता है। तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो अगर एसिड जो है, अगर पेट में कोई छाले हो गए हैं या पेट में सूजन है,
तो हम तुरंत खाना खाएंगे तो वो उस चीज़ को टच करेगी, वहाँ जाएगी और पेट को काम भी करना है, एसिड प्रोडक्शन करना है, क्योंकि खाने को पचाने के लिए वो चाहिए। तो उस टाइम तुरंत 10 से 15 मिनट में या तो तुरंत किसी को पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या तो फिर ज़्यादा ही एसिड है तो वो कभी कभी छोटी आंतड़ी में चली जाती है। तो वहाँ पे भी, क्योंकि आंतड़ी जो है वो एसिड के लिए नहीं बनी है, लेकिन किसी को ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है एसिड का, तो वो आंतड़ी में भी जख्म कर सकते हैं, अल्सर बोलते हैं मोस्ट कॉमन। तो उन अल्सर के कारण जब भी हमारा खाना पास होता है और तो वो एसिड को खाना यूज हो जाता है, तो उस टाइम पे पेट का दर्द उस टाइम पे कम हो जाता है। जैसे खाना हम नहीं खाएंगे तो एसिड फिर से आंतड़ियों में जाएगी और वो जो जख्म बना है, अल्सर बना है, उसको वापस से इरिटेट करेगी, तो फिर से आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। एक बार अगर किसी को हाइपर एसिडिटी हो जाए और वो लंबे समय तक उससे परेशान रहे, क्या इसको दवाओं से ही इससे छुटकारा मिल सकता है या फिर कोई और तरीका भी है? आपने कहा लाइफस्टाइल के सुधरने से चीज़ें बदल जाती हैं। पहले तो सबसे पहले कि हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिटी है या कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है। हाँ। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि कोई 45 प्लस है, 60 प्लस है, सो उसमें कभी कभी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो भी इसी तरह प्रेजेंट करती हैं। तो हमें ये चीज़ें हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हार्ट से रिलेटेड रही तो दैट इज़ एन इमरजेंसी, तो हमें वो तुरंत जाके डॉक्टर को उसका इलाज उस तरीके से करना पड़ेगा, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं उस तरीके से। तो इस चीज़ को हल्के में लेना मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि तुरंत जाके आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और सलाह लें उनसे कि क्या कर सकती है। अगर ये एसिडिटी की बात करेंगे तो एसिडिटी का अगर एक बार होने के बाद तुरंत नहीं जाती है वो, तो उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, एंटी एसिड्स हो गए जैसे, तो उन चीज़ों का फिर किसी को शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आ जाता है, किसी को काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए भी लेनी पड़ सकती है। और कभी कभी हमें एंडोस्कोपी करके भी उस चीज़ों को पता किया जाता है कि एसिडिटी है या कोई और चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से कि एसिडिटी जो हो रही है या तो पेट में दर्द जो हो रहा है उसका कोई और दूसरा कारण तो नहीं है, तो उसके लिए एंडोस्कोपी करके उस चीज़ का पता किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बीमारी है जो बड़ी कॉमन है जिसको कब्ज कहते हैं या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत कैसे होती है और ये कितना बड़ा खतरा है शरीर के लिए? कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत तो ऐसा कुछ मुख्य कारण नहीं है कि कुछ उसको बता दिया जाए कि एक पर्टिकुलर चीज़ से कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन इसके कई सारे कारण हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस ले लो किसी को, कि जैसे एग्जांपल कि स्कूल में मानसिक तनाव से भी कब्ज होता है। स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन। आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस हैज बिकम कि उससे ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है इस चीज़ से। और सुबह में जो हमारा दिनचर्या रहता है उससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और किसी को अगर कैंसर की बीमारी है फॉर एग्जांपल, तो अगर कहीं पे भी कैंसर की बीमारी है तो उसके पिछले वाला जो है तो वहाँ पे अगर ये फीकल मैटर भरा हुआ है तो वो आगे पास नहीं होगा, तो बंदे वॉशरूम में नहीं जाएगा इस कारण। तो हमें उस चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए कि ये कोई एक्चुअल में कोई बीमारी है या तो फिर हमारे रूटीन की वजह से है, तो और कोई मतलब आपका कहने मैं ये समझ पा रहा हूँ जो आसान भाषा में कि कई बार आपको कैंसर भी हो सकता है पेट में और वो दिख रहा है कॉन्स्टिपेशन के रूप में। राइट, ये भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन को लेकर ये भी एक मतलब एक मिथ हो सकता है या फिर ये बात जो कॉमन रहती है कि हम अगर देर रात तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सूर्योदय के बाद तक सोने वाले लोगों में अक्सर होता है। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय के बाद वालों का ही होता है, लेकिन तुम्हें एक पर्टिकुलरली एक पैटर्न फॉलो करने का, जैसे कि हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं साइंस की भाषा में, अगर वो किसी की फॉलो हो रही है टाइम टू टाइम तो उसमें उस दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई नाइट ड्यूटीज कर रहा है, सडनली उसे कभी मॉर्निंग शिफ्ट करनी है, किसी को आफ्टरनून शिफ्ट करनी है, किसी को नाइट शिफ्ट करनी है, तो उस दौरान होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो उसका मानसिक तनाव भी अलग रहता है, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन के कॉमन सिम्टम क्या है सर, जिससे लोग पता लगा सकें कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है और वे इसके शिकार बन गए? यस, कॉन्स्टिपेशन का सबसे मुश्किल कारण है कि लेटरिन का बेसिक कॉन्स्टिपेशन का बोलते हैं कि लेटरिन 2 से 3 दिन तक नहीं आती है। अच्छा, ऐसे तो इसका अगर बेसिक क्राइटेरिया ले तो अगर हफ्ते में 3 दिन अगर किसी को हो रहा है मोशंस, हाँ, वो एक नॉर्मल है। अच्छा, हाँ, अगर किसी को दिन में भी 3 बार हो रहा है वो भी नॉर्मल है। ओके,
तो इसलिए तो अगर कॉन्स्टिपेशन का है तो अगर उससे ज़्यादा है, 3 दिन से ज़्यादा किसी को हो रहा है या पेट फूल रहा है, किसी का गैसेस ज़्यादा बन रहे हैं, तो इस दौरान गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। यस। एक बड़ी कॉमन बात इन दिनों ये चर्चा में रहती है कि लोग कहते हैं कि उनका पेट साफ नहीं होता, कई लोगों को 2 बार 3 बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये क्यों होता है? ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का ही पार्ट है कि किसी को 2 बार 3 बार होने के बाद भी नहीं साफ हो पाता है, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का ही पार्ट है। दैट वी कैन से। और लंबे समय तक अगर कॉन्स्टिपेशन किसी व्यक्ति के साथ रहे तो उसके साथ फिर भविष्य के क्या खतरे जुड़ जाते हैं? भविष्य के खतरे हैं कि उसकी लाइफस्टाइल ज़्यादातर हैम्पर हो जाती है। अगर किसी को 2-3 दिन तक नहीं हो रहा है तो उसका मानसिक तनाव ये रहता है कि मेंटली ही थिंक्स लॉट अबाउट दैट पार्ट, कि उसको बार बार वही सोच में लगा रहता है कि पहले तो मुझे होता था, अभी नहीं हो रहा है, या तो काफ़ी टाइम हो गया है और पेट में गैस बन रही है, बाकी की चीज़ें, पेट फूल रहा है, तो उसके कारण वो अपनी दिनचर्या में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है वो। तो ये है कि उसकी दिनचर्या ज़्यादातर हैम्पर हो जाती है उस चीज़ से। अगर कॉन्स्टिपेशन में कोई किसी को काफ़ी बार भी जाना पड़ता है, वो लूज मोशन नहीं होता है। लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन का यही एक डिफरेंस है कि अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी का मोशन है, अगर 3 से 6 बार भी जा रहा है तो वो फिर कॉन्स्टिपेशन में आएगा। अगर लूज मोशन है तो वो वाटरी डायरिया रहेगा, मतलब पानी की तरह आपको लेटरिंग आएगा। ओके। सर, आपने एक नई बात कही, मेरे लिए बहुत नई बात है, कि हम मानसिक तनाव के कारण भी कॉन्स्टिपेशन से जूझते हैं कई बार। क्या हाइपरटेंशन का भी इससे कोई रिश्ता है? जो लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी के शिकार हो चुके हैं उनके साथ भी पेट के रोग क्या लिंक कर जाते हैं, या फिर पेट के रोग पहले होते हैं बाद में ये सारे रोग होते हैं? ऐसा कहना मुश्किल है कि पेट के रोग और हाइपरटेंशन कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है। इस टॉपिक पे दोनों को अगर बोलना कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हाइपरटेंशन होना, ये कहना मुश्किल है। आपस में कोई रिसर्च या स्टडी नहीं पाया नहीं गया है कि हाइपरटेंशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है या कॉन्स्टिपेशन की वजह से हाइपरटेंशन होता है। पेट की दूसरी बीमारियों का कोई रिश्ता है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर से या फिर डायबिटीज से? डायबिटीज़ से आप ले सकते हैं। अगर किसी का इंडाइजेशन रहता है, किसी को खाना सही से नहीं पच रहा है, तो कभी कभी किसी का पेनक्रियास पे दिक्कत आती है। वो एक ऑर्गन रहता है, पेट के पास में ही रहता है, जो कि हमें खाना पचाने में जूस होता है उसका, वो हमें हेल्प करता है खाना पचाने में। और उसके साथ लिवर का जूस भी आता है जिसको बाइल बोलते हैं। तो ये दोनों जूस मिलके हमारा खाना पचाते हैं। अगर इनकी कोई गड़बड़ हो जाए, या तो सही से रिलीज नहीं हो, या तो फिर उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, या तो फिर सूजन आ जाए किसी भी चीज़ का, जिसको पेनक्रेटाइटिस बोलते हैं, तो उस दौरान मरीज को खाना पचने में दिक्कत होती है। और अगर पेनक्रियास एक बार ख़राब होने स्टार्ट हो जाए तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस एक 60 to 75% बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक कोलेस्ट्रॉल को लेकर बहुत बात होती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? आसान भाषा में थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, और ये किस तरह से खतरनाक होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना? राइट। कोलेस्ट्रॉल जो है, एक्चुअली हम अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो फैट को ही लेते हैं ज़्यादातर, कि फैट की कंसिस्टेंसी जो होती है, ट्राइग्लिसराइड्स, वो बढ़ जाती हैं बॉडी के अंदर। और इसमें कोलेस्ट्रॉल मतलब जो चिकनाई आप खा रहे हैं वो इकट्ठा हो जाती है। यस। तो इसमें 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा वाला और एक खराब वाला। तो उसकी मात्रा हमें लिपिड प्रोफाइल करके टेस्ट होता है, वो करके हमें उसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। और ये खून में बढ़ जाती है चिकनाई? खून में नहीं, नसों में जम जाती है और बाकी का पेट में भी जमा हो जाती है। जहाँ जहाँ उसे जगह मिलती है बॉडी में, वहाँ पे वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं अपने स्किन के नीचे, उसका चर्बी बढ़ जाना जैसे बोलते हैं। किसी कोई बोलता है कि मेरा बाकी सब ठीक है लेकिन पेट बढ़ रहा है सिर्फ, तो वो चर्बी बढ़ते रहती है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसका जमा होता रहता है। तो इसकी वजह से। और किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो क्या खतरे हैं फिर उसके तो सामने? उसका खतरा है कि वो लिवर पे ज्यादातर लोड करता है, लिवर पे हो गया, हार्ट पे हो गया, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे आपने पहले पूछा था, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, ब्लॉकेज जो बोलते हैं वो हो सकते हैं। और एक फैटी लिवर है,
जो वो भी हो सकता है। उसमें भी बेसिकली यही है कि जो फैट कंटेंट है वो लिवर में ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, उसको फैटी लिवर बोला जाता है। उसके ग्रेडिंग्स हैं, टाइप 4 तक जाता है वो। लेकिन अगर आजकल जैसे किसी को फॉर एग्जांपल कि पहले होता था कि दारू की वजह से किसी का लिवर ख़राब हो गया, लेकिन जो दारू नहीं पीता उसका लिवर ख़राब हो गया, तो उसका क्या? तो उसमें ये होता है कि फैटी लिवर की कारण भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम तक अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसमें भी लिवर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ये जल्दी से जल्दी पता कर लिया जाए, जैसे फाइब्रो स्कैन एक स्कैन होता है जिससे सिर्फ लिवर के लिए स्पेसिफिक होता है वो, अगर उसमें कितने रीडिंग्स आ रहे हैं उसके हिसाब से, और लिपिड प्रोफाइल कितनी है उस पेशेंट की, LFT कैसा है उसका, ये सारी ब्लड टेस्ट को देखते हुए दवाइयाँ चालू की जाती हैं और उनको फिर फॉलोअप करते हैं। ठीक है सर, आपके ही जवाब से एक और शब्द मिला मुझे, फैटी लीवर। ये भी बड़ा कॉमन हो गया है कि मेरा फैटी लीवर हो गया। एक आसान जांच कराने कोई जाता है और फिर पता चलता है कि वो उसका लीवर फैटी है। क्या होता है लीवर फैटी होना और इसके क्या खतरे हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं? जैसे कि मैंने बताया कि फैटी लिवर का मतलब है कि फैट बॉडी लिवर के बढ़ जाती है। एक्चुअली नॉर्मल जो होती है उससे काफ़ी टाइम तक बढ़ जाती है और वो अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली डिटेक्ट हो जाती है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड फैट को और एयर को और फ्लूइड को ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर पाता है, तो फैटी लिवर है। फैटी लिवर को हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहेगा अगर, तो ये लिवर के फंक्शन को डीअरेंज कर दे, मतलब लिवर के फंक्शन को खराब कर देता है, जो उसकी कार्यप्रणाली है उसको बिगाड़ता है। यस। तो वो बिगड़ने से अगर लिवर एक बार खराब होने लग गया तो फिर बाकी की चीज़ें बॉडी में खराब होना बाकी जल्दी से स्वाभाविक है फिर तो। राइट। इसलिए और 80 to 90% लिवर ही है जो हमारा खाना पचाता है, जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है इंटेस्टाइन से। तो वो सब लिवर में जाता है पहले, उसके बाद फिर बॉडी में जाता है। क्यों हो जाता है लोगों का फैटी लीवर? क्या खान पान इसकी एक बड़ी वजह है? बोल सकते हैं कि खान पान एक मुख्य कारण है इस चीज़ का, क्योंकि आजकल हम तनी भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और स्ट्रीट फूड जब से ज़्यादा हो गए, पाम ऑयल जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में है कि पाम ऑयल की वजह से ज़्यादा होता है। क्योंकि जो चीज़ें अगर हम ले रहे हैं अगर वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होंगी बॉडी में, अगर वो कहीं ना कहीं होंगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही फैटी लिवर का है कि लिवर में अगर फैट जमा हो रही है तो वो उसको फैटी लिवर बोला जाता है और उसके फिर उसकी बीमारी दिखी जा सकती है उसमें। क्या पेट के रोगों से कभी हार्ट अटैक का या हृदय के रोगों का खतरा भी बढ़ता है? हृदय के रोगों का डिपेंड करता है कि कौन सा पेट का रोग है उसको जी। अगर जैसे फैट का ही अगर बढ़ गया, मोटापा हो गया, चर्बी होगी, वो एक खुद की ही एक बीमारी है। मोटापा आज के टाइम पे मोटापा एक खुद ही बीमारी है जो कि बाकी जो बीमारियां नहीं होनी चाहिए फिर भी वो समय से पहले आ जाती हैं मोटापे के कारण। राइट। तो जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, फैटी लिवर हो गया, तो ये सब सारी चीजें, ये सारी बीमारियों को मोटापा ही इनवाइट करता है इन सब सारी चीजों को। डॉक्टर साहब, अगर आप किसी व्यक्ति को सजेस्ट करेंगे तो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और उसकी हेल्दी थाली क्या होनी चाहिए, किस तरह का वो खान पान रखे और किस तरह की दिनचर्या रखे? इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि जो हम नॉर्मल इंडियन डाइट है दैट इज़ गुड इनफ, बट प्रॉपर सब चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम थाली में बोलते हैं सब्जी भी है, रोटी भी है, राइस भी है, दाल भी है, तो इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट के लिए। तो एक नॉर्मल अगर इंडियन हाउस है तो हम नॉर्मली उस चीज़ को खाते ही हैं घर में। तो एक नॉर्मल डाइट इज, नॉर्मल इंडियन थाली इज मोर देन इनफ। लेकिन दिनचर्या से भी उसका कोई से इसका ये रिलेशन है कि अगर दिन में फॉर एग्जांपल कोई 3 बार खा रहा है या कोई 2 बार ही खा रहा है, अगर वो बीच में तला भुना ज़्यादा खा लेता है, अगर वो कंटिन्यू ही खा रहा है, जैसे कोई ऑफिस में है तो कॉफ़ी ज़्यादा चलती है, चाय ज़्यादा चलती है, तो उसकी वजह से फिर पेट खराब होना स्टार्ट हो जाता है। या तो कोई चाय पकौड़े वगैरह, या तो मतलब जितनी भी फैट कंटेंट वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें ज़्यादा हैं, अगर एक हद से ज़्यादा खाएंगे तो उसका नुकसान होगा। तो अगर वो नुकसान होगा तो फिर बॉडी पे भी दिखेगा वो। तो हमें कितनी दफ़ा खाना चाहिए और कितना ब्रेक बीच में करना चाहिए? मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम, नहीं तो खाना है तो 2 से खाना है तो कम से कम थोड़े छोटे छोटे मील्स में प्रॉपरली एक 4 टाइम्स एटलीस्ट खाना चाहिए। एक बार पूरा पेट नहीं भरना चाहिए। हाँ राइट, एटलीस्ट 50 to 60% अपना पेट भरा होना चाहिए।
और एक 50 to 60% मतलब 40% तक खाली रहना चाहिए अपना खाली पेट। रहना चाहिए। ताकि हम अगर कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ कहीं जाना भी पड़े कुछ है, तो एकदम से भारीपन भी नहीं रहता है उससे, और बॉडी इजीली डाइजेस्ट भी कर लेती है उस चीज़ को। ओके। और एकदम से सोना नहीं चाहिए खाने के बाद, तुरंत सोने से क्या होता है कि अपना खाना जो पेट में रुकता है वो 3 से 4 घंटे तक पेट में रुकता है। तो इवनिंग नाइट का जो खाना है, मतलब शाम का जो खाना है, वो कम से कम 7 साढ़े 7 बजे से पहले ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें क्या होता है कि हम अगर जब 7 बजे खाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली 9 या 10 बजे तक नींद आ जाएगी, क्योंकि ये जब फैट हम खाना खाते हैं तो सारा अपना खून है वो पेट की तरफ चला जाता है, और हमें नींद जब आने लगती है ज़्यादातर खाना के 3-4 घंटे के बाद, तो आपकी नींद भी प्रॉपर टाइम पे आ जाएगी आपको, और खाना भी उस दौरान आपके पेट से जाके आंतड़ियों तक पहुंच जाएगा, तो वो रात में डाइजेस्ट होके सुबह तक साफ हो जाएगा। तो मतलब खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। राइट। इसमें डॉक्टर साहब 2 बातें मैंने अलग अलग जगह पे कहीं पढ़ी थी। कहीं ये पढ़ा था कि खाने के बाद थोड़ा व्यक्ति को टहलना चाहिए, 200 कदम, 500 कदम, 1000 कदम। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि नहीं, खाने के बाद जो है वॉक करना उचित नहीं है। क्या सही बात क्या है इसमें? ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि खाने के बाद वॉक, जैसे आप बोल रहे कि रनिंग कर रहा है कोई, वॉकिंग तेज स्पीड से कर रहा है, लेकिन टहलना इज मोर देन इनफ। कोई टहल रहा है अपने गार्डन में, अपने घर के आसपास में, तो दैट इज मोर देन इनफ। इतना काफी है। इतना काफी है। खाने के बाद लंबी दूरी के लिए पैदल चलना ये क्या नुकसानदायक होता है? नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर जरूरत है तो करना ही पड़ेगा किसी को, अगर जाना है तो। लेकिन ऐसा कुछ खाने के पचने के लिए क्या सही शेड्यूल होना चाहिए? 1 से 10 से 15 मिनट की वॉक करें तो ज़्यादा अच्छा है खाने के बाद। ऐसे कि रनिंग करे या तो जॉगिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्योंकि खाने के लिए जो खून की ज़रूरत है वो सारा खून अपना जो इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो उस पे उसको खाने पे भी तो पचाने में उसमें काम करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, चाय को लेकर आपने भी बीच में कई बार बात की। चाय भारतीय परिवेश में बहुत ऐसा पेय हो गया है कि दिन में 5 बार 6 बार लोग 10-10 बार पी रहे हैं। इसका पेट के रोगों से क्या रिश्ता बनता है, और ये कितनी हानिकारक है, या कितनी पी सकते हैं? किसी को अगर आदत है तो 1 से 2 कप मैं बोलूँगा कि ज़्यादा है। अगर नहीं पी सके तो ज़्यादा अच्छा है कि चाय ना ही पिए तो सबसे बेहतर। नहीं पिए तो सबसे बढ़िया। उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, छाछ ले सकते हो। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो सबसे बढ़िया छाछ है, तो देसी भाषा में लोग, गांव के लोग जैसे यूज़ करते थे पहले वैसे कर सकते हैं। दही ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करेंगे चाय से तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चाय पेट के लिए हानिकारक है, क्योंकि एक तो हम उसे खाली पेट पीते हैं और एसिडिटी ज़्यादा बनती है। दूध है वो भी एसिडिटी ज़्यादा कॉज करता है। तो हम अपने ऑलरेडी स्टमक खाली एम्प्टी स्टमक को, और एसिड जो ऑलरेडी उसमें है जो खाने को पचाएगा, और हम उसमें और एसिड डाल रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा ही एसिडिटी बढ़ेगी फिर उससे। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि खाली पेट चाय बहुत हानिकारक है, और भरे पेट अगर पी रहे हैं तो हानिकारक है? आप भरे पेट कभी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन 1-2 कप लोगे तो किसी को हैबिट है तो ले सकते हैं। उससे ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन खाली पेट तो हानिकारक है? खाली पेट तो नहीं ले तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे एसिडिटी बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग शराब पर भी लगाते हैं कि देर रात लोग जब शराब पीते हैं तो भी हाइपर एसिडिटी होने का खतरा बढ़ जाता है। शराब किस तरह से हमारे पेट को डैमेज करती है, हमारे किन अंगों पर प्रभाव डालती है, और कैसे उनके सिम्टम सामने आते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। शराब का ऐसा है कि इसका एक तो कंट्रोवर्शियल ये है कि सबसे मुख्य है कि कितनी लेनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है कि सर हम शराब ले रहे हैं, लेकिन कितनी लें कि हम ले भी सकें और अपना छोड़ भी ना पाएँ उस चीज़ को, और हमारा पेट भी सुरक्षित रहे। राइट। तो अगर देखा जाए तो शराब बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई बंदे को हैबिट है तो एक 60 ml इज़ मोर देन इनफ फॉर द मैन, कि इतनी अगर लेगा तो काफ़ी है। अगर उससे ज़्यादा लेगा तो उसके खुद नुकसान है, वो सभी को मालूम है। तो उसके हिसाब से उसको लेना चाहिए। और अगर ज़्यादा कोई शराब पी रहा है तो फिर लिवर डैमेज होने के ज़्यादा मुख्य कारण हैं। लिवर एक बार ख़राब होना स्टार्ट हो, क्योंकि लिवर एक अपना ऐसा ऑर्गन है बॉडी में कि वो 6 मंथ्स में खुद ब खुद रिकवर कर लेता है, रीजनरेट हो जाता है 6 मंथ्स में। लेकिन अगर हम उसको बार बार छेड़ते रहेंगे, बार बार उसको इन चीज़ों से अगर उसको जूझना पड़ेगा, राइट, तो उसे जूझना पड़ेगा। एक व्यक्ति की जैसे क्षमता होती है किसी चीज़ से लड़ने की, वैसे ही लिवर की भी एक क्षमता है कि एक हद तक ही कोई काम कर सकता है, उसके बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है।
और फिर ख़राब जितना हो जाता है कि वो रिवर्सिबल नहीं रहता है, मतलब उस चीज़ को अगर दवाइयों से भी सुधारा नहीं जा सकता। जो चीज़ ख़राब हो चुकी है बॉडी में उसको हम वापस से सुधार नहीं सकते, बट जो चीज़ बची हुई है जितने % भी है उस चीज़ को हम सुरक्षित रखने के लिए कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे में शराब नहीं लें तो अच्छा है। सर, शराब का सीधा प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, वो लीवर पर ही पड़ता है कि बाकी अंगों को भी ये इफेक्ट करती है? लिवर पे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसे एक्सक्रीट करना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम बॉडी में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अपनी टैबलेट्स ले रहे हैं या तो हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो हमें खाना भी खाया, हमने पानी भी पिया है, तो वो बॉडी से बाहर तो निकालना ही है ना उसको। खाना खाया है हमने तो वो लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। जितना भी जो ज़रूरत पड़ती है बॉडी अपने हिसाब से ले लेता है। पानी पिया है तो पेशाब के थ्रू निकल जाता है, ब्लड में जाके ब्लड जाके फिल्टर होके किडनी से पेशाब के जरिए निकल जाता है। वैसे ही शराब का है। तो शराब जो है वो लिवर फिल्टर करता है। लिवर जब फिल्टर करेगा तो एक हद तक ही उस एंजाइम्स रहते हैं उसमें लिवर में जो उसको फिल्टर करते हैं। तो अगर उनको बार बार उस चीज़ से प्रभावित, मतलब उस चीज़ से अगर लड़ना पड़ेगा तो कभी ना कभी तो डैमेज होगा ही। तो फिर इसलिए अनाजों को लेकर इन दिनों बहुत चर्चा है। बहुत सारे लोग हैं वो मल्टीग्रेन प्रेफर करने लगे हैं, कई तरह के अनाजों को मिलाकर फिर रोटी बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो मोटा अनाज खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो नॉर्मल अनाज खा रहे हैं। अनाज किस तरह से हमारे पेट के लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदायक है, इसको भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और अनाज की जगह कोई और ऑप्शन भी है क्या? अनाज की जगह और दालों का भी इसमें जोड़िए। राइट। सबसे मुख्य कारण है कि मल्टीग्रेन का कि एक गेहूं है। गेहूं में क्या होता है, ग्लूटीन करके पदार्थ होता है। बार्ले हो गए, गेहूं हो गए, जैसे बीट बोलते हैं, तो उसमें एक ग्लूटीन करके एक रहता है एंजाइम नहीं बोल सकते, एक प्रोटीन बोल सकते हैं। हाँ। तो वो क्या है कि उसकी एलर्जी ज़्यादा पाई गई है उस चीज़ से। तो जब भी हम धीरे धीरे अनाज जिसको अगर वो पचता नहीं है अनाज, तो गेहूं की जिस चीज़ को नहीं पच रही है, तो अगर उस चीज़ का सेवन कर रहा है, जैसे कि बच्चों के अंदर हम ज़्यादातर ये करते हैं, तो वो धीरे धीरे उसकी जो ऑब्जॉर्प्शन, जिससे हम बॉडी में लेने की जो क्षमता है, वो इंटेस्टाइन पे जो ऑब्जॉर्प्शन करते हैं चीज़ें, वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, मतलब ख़त्म होती जाती हैं वो एलर्जी के कारण। तो उससे फिर बाकी की चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। बाकी की चीज़ें इन द सेंस की अगर ऑब्जॉर्प्शन ही नहीं, बॉडी में अगर कोई चीज़ लेने की जो अगर नहीं ले सकते उस चीज़ को, तो फिर बॉडी में लगेगी कैसे, जैसे नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो इसलिए ग्लूटीन एक जो है कि वो विलस रहते हैं बॉडी जजुनम में, तो उनको ख़राब कर देता है वो। उसकी वजह से फिर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर ज़्यादातर पाया गया है कि बच्चे मानसिक रोग से ज़्यादातर जूझते हैं। अच्छा। यस। तो इसलिए कि बच्चे कोई बार बार लूज मोशंस जा रहा है। तो आप कह रहे हैं नॉर्मल गेहूं के मुकाबले राइट मल्टीग्रेन ठीक है? मल्टीग्रेन ठीक है। राइस खा सकते हैं, रागी खा सकते हैं, उनमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा है रागी में, और इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमें इसका पता कैसे चलेगा कि हमारे बच्चे को या तो किसी को भी ग्लूटीन से एलर्जी है? हाँ। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। वो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं उस चीज़ के, उनसे वो करा के चेक करते हैं। कभी कभी लगती है तो दूरबीन की जांच करते हैं, जिसे कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, और उसमें बायोप्सी लेके उस चीज़ का पता किया जाता है, और फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और याद रखें कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर किसी की मानसिकता बच्चों की ख़राब रहेगी तो फिर आगे जाके वो कैसे उनका काम चलेगा, कि पढ़ाई में भी डिस्टर्ब रहेंगे वो, और इस चीज़ से है। तो ऐसे किसी को है तो एलर्जी के टेस्ट कराने चाहिए उसको। राइट। एलर्जी की मतलब इसमें सीलिएक डिजीज करके ज़्यादातर बीमारी पाई गई है, उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। ओके। उनको कराएं। अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको सलाह बेहतर देंगे। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल ये हो जाता है कि दूध, दही, छाछ, इन तीनों चीज़ों का भारतीय जो खान पान में बड़ा अहम योगदान है। दूध को लेकर भी कई तरह की बातें होती हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए और सुबह खाना चाहिए, दूध से कैल्शियम मिलता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। पेट के रोगों से दूध का क्या रिश्ता है? पेट के रोगों से दूध का रिश्ता ये है कि दूध से ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। ओके।
तो अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन, जिसको पचता है उसके लिए ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर कोई 10 साल तक है, किसी 10 साल तक ही दूध पचता है, उसके बाद दूध बॉडी में पचता नहीं है। ओके। तो अगर 10 साल के बाद भी अगर कोई दूध नहीं ले रहा है तो भी चलेगा। अगर जिसको सूट कोई ले रहा है, अगर पच रहा है तो फिर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उसको दिक्कत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वैसे लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी जगह छाछ ले सकते, ताक जिसको बोलते हैं, और उसमें प्रोबायोटिक्स भी रहते हैं, और दही हो गया जैसे, तो दही ले लो। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। तो आप कह रहे हैं दूध के मुकाबले दही और छाछ ज़्यादा बेटर है? ज़्यादा बेटर रहेगा। दालों को लेकर भी कई बातें कही जाती हैं कि दाल खाने से लोगों के पेट खराब होते हैं, हाइपर एसिडिटी होती है। अभी बहुत चर्चा हुई थी कि अरहर की, जो तुअर की दाल होती है, उससे बड़ा नुकसान। हम खुद ही मना करते हैं उसके लिए कि तुअर की दाल जितनी कम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोगों में पाया जाता है कि वो ब्लोटिंग करती है, गैसेस। अच्छा। तो गैसेस करती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उस चीज़ से। तो जिसको अगर नहीं पचता है तो ना ही ले तो सबसे बेहतर है। ओके, तो दाल से भी बचना चाहिए। ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें किसको सूट हो रही हैं, किसी को नहीं हो रही हैं। तो इस चीज़ का वो जैसे जो आदमी लेता है, जो व्यक्ति ले रहा है, उसको पता चल जाता है उस चीज़ का। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल कि मोटापा एक बड़ी वजह होती है तमाम बीमारियों की। मोटापा, अगर कोई जूझ रहा है मोटापे से, तो वो कैसे इसको कंट्रोल कर सकता है और क्या उसका उपचार है, निदान है? मोटापा एक्चुअली कि जैसे हम जैसे बड़े एज बढ़ती है तो हमारे फैट कंटेंट है जो बॉडी का वो ज़्यादा बढ़ता रहता है। जैसे बच्चों के अंदर लेंगे तो मसल मास ज़्यादा होता है, और वही बड़ों के अंदर लेंगे तो उसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, और बॉडी मास मतलब मसल मास कम हो जाता है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइज इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। कि अगर वो कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, 15 to 20 मिनट्स भी कर रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर ए नॉर्मल पर्सन। और डाइट पे कंट्रोल करें अपने। सबसे ज़रूरी है कि डाइट में खाना बॉडी के अंदर जा क्या रहा है, वो सबसे ज़्यादा अहम रहेगा कि क्या जा रहा है। और अपने डॉक्टर की सलाह लें अगर कुछ दिक्कत आती है तो। जैसे कि फैटी लिवर का मैंने बताया, उस तरीके से हो गए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से लिवर की बीमारी, फैटी लिवर हो गई, और हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब समस्याओं से अगर नहीं हो तो सबसे बेटर है कि अपनी डाइट पे और रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर ए रेगुलर पर्सन। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर अरविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद थे। पेट रोगों के विशेषज्ञ हैं, ग्वालियर ITM अस्पताल से आते हैं और जानकार हैं आपके पेट में होने वाली बीमारियों के। तो जो मूल बात है, जो लब्बे-लुआब इस बातचीत का निकला है, वो ये है कि आपको अपने पेट को दुरुस्त रखना है अच्छे खान पान के साथ, अच्छी अभ्यास या एक्सरसाइज के साथ। और अगर पेट दुरुस्त रहेगा तो आप तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये मुलाकात आपको कैसी लगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार।